दोस्तों, अमेरिका लगातार हमेशा जो कहीं ना कहीं युद्ध में उलझा रहता है, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि अमेरिका इस टाइम पर किसी युद्ध में नहीं उलझा। और इसी वजह से अमेरिका के जो हथियार हैं उनकी सेल लगातार डिक्लाइन कर रही है और इससे अमेरिका को एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। और वो खतरा है अमेरिका के हथियार मार्केट का डिक्लाइन या कहिए कि डिस्ट्रॉय होने का खतरा। हालांकि अगर हम भविष्य की बात करें तो एक कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है जो कि ताइवान के पक्ष में होने की है, लेकिन वो युद्ध होगा कब इसकी जानकारी किसी को नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाइना कहता तो हजारों बातें हैं कि हम अब युद्ध कर देंगे, कल युद्ध कर देंगे, इसे अब कब्जा लेंगे, लेकिन वो करता कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से अमेरिकी डिफेंस कॉम्प्लेक्स और अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि पिछले 3 साल तो इन्होंने यूक्रेन के सहारे जैसे तैसे काट लिए हैं, उसे लगातार हथियार दिए हैं, लेकिन इस टाइम पर तो यूक्रेन को भी कोई बड़ी मदद नहीं जा रही अमेरिका से। इसीलिए इस टाइम पर ये लोग जो हथियार बना रहे हैं उन्हें दे तो दे किसे। अमेरिका की सेना को भी ये दे सकते हैं, लेकिन कितने हथियार, वो भी तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही हथियार परचेज करेगी ना। और इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका तोड़ निकाला है नाटो के रूप में कि चलो हम पूरी दुनिया में तो हमारे हथियार नहीं बेच पा रहे, लेकिन कम से कम नाटो देशों में तो हम हमारे हथियार बेच देंगे। और इसी वजह से अमेरिका ने जिद पकड़ी है कि हम सभी लोग अपने बजट का करीबन 2.5% अपने डिफेंस पर खर्च करेंगे ही करेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश तो थी कि ये सभी लोग 5% तक अपने डिफेंस पर खर्च करें अपनी जीडीपी का, लेकिन ये जरा भी संभव नहीं हुआ। सभी देशों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन 5 नहीं 2.5 पर तो सब रेडी हुए ही हुए। फिर क्या होना था, अमेरिका के डिफेंस कॉम्प्लेक्स लिटरली खुशियों से झूम उठा, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर सबसे बड़ा डिफेंस मेकर हम हैं। सारे एडवांस हथियार बनाने का जोखिम हमने ले रखा है, सारे एडवांस हथियार अमेरिका ही बनाता है। और अब ऐसे में जितने भी ये नाटो के देश हैं वो सब के सब हमारा ही हथियार परचेज करेंगे। कुल मिलाकर आगे आने वाले 10 साल तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और जब 10 साल हो जाएंगे तब हो सकता है कि ताइवान का भी मुद्दा उठ जाए और बस हमारे लिए फिर दूसरा जुगाड़ सेट हो जाएगा हथियारों का। लेकिन अमेरिका की इस पूरी प्लानिंग में एक देश ऐसा है जो इसका बहुत बड़ा राह का रोड़ा बन चुका है, और इस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस ने अमेरिका के अंदर F-35 की सेल बहुत तेजी से ड्रॉप करी है, और इसका कारण है अमेरिका की रिलायबिलिटी। जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं तभी से बहुत देशों को ट्रंप पर शक होने लगा है, और F-35 के जो ऑर्डर थे वो लगातार ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ, नो डाउट पहले इन लोगों के पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं था कि अगर इन्होंने अमेरिका के F-35 को परचेज नहीं किया तो ये परचेज करेंगे क्या, लेकिन अब इनके पास अल्टरनेटेड है और वो है फ्रांस का राफेल। और इसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्टेंस भी मिल रही है पूरे यूरोप के अंदर, जैसे कि ग्रीस ने 18 ये राफेल खरीदे, पुर्तगाल ने भी F-35 लड़ाकू विमान की डील कैंसिल करके राफेल की तरफ शिफ्ट किया। इसके अलावा यूरोप के करीबन आधा दर्जन से ज्यादा देश F-35 की डील कैंसिल करके राफेल के पक्ष में हैं, और F-35 परचेज करने की फिलहाल यूरोप के देशों को जरूरत भी नहीं दिख रही, क्योंकि उनके पास अभी ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं है जिसके लिए उन्हें F-35 की जरूरत हो। जैसे कि रूस के पास एक भी प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। हाँ, नो डाउट Su-57 रूस के पास है, जिसे कि रूस स्टेल्थ फाइटर जेट कहता जरूर है, लेकिन जग जाहिर है कि वो पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है। हालांकि रूस से पूरी तरीके से स्टेल्थ बनाने में जुटा जरूर है, लेकिन कम से कम 5 साल तो लग ही जाएंगे, और उतने टाइम में ये सारे यूरोपियन देश अपने खुद लड़ाकू विमान पर काम कर रहे हैं। इसीलिए फिलहाल राफेल से इनका काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के लिए एक और बड़ा संकट आने वाला है। इसका नाम है एस्टर, या फिर हम इसे सैम टी के नाम से भी जानते हैं, और ये बताया जा रहा है अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री का काल। अब ऐसा क्यों, तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री यूरोप को मेनली 2 सबसे बड़े हथियार बेचती है। इनफैक्ट आप ये कहिए कि ये दोनों सबसे महंगे हथियार हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका यूरोप के किसी भी देश को 100 रुपए के हथियार बेचता है तो उसमें से 50 रुपए के सिर्फ ये 2 हथियार होंगे। बाकी के जो हथियार हैं वो बाकी के 50% में आते हैं, और ये 2 हथियार हैं, पहला तो F-35 और दूसरा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। आप सोच भी नहीं सकते पैट्रियट बेच के अमेरिका ने पूरे यूरोप में कितना पैसा कमाया है। अमेरिका की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री उसके पैट्रियट की सेल पर खड़ी है, क्योंकि पैट्रियट बहुत महंगा है। एक एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत ही $1 बिलियन है। अब आप खुद सोच लीजिए कि नाटो में कितने दर्जन देश है, और पैट्रियट का ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ी इसकी सुरक्षा है, बस 250 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसीलिए एक देश को करीबन 2 से 3 या 4 पैट्रियट तो चाहिए ही चाहिए, और ये पैट्रियट सेल के रूप में बिलियंस ऑफ डॉलर कमा के दे चुका है अमेरिका को। इसके बाद इसकी सर्विसिंग, मेंटेनेंस, इसकी मिसाइलों
वैल्यू का स्टॉक करना, इन सभी में रियली अरबों अरब डॉलर का खेल होता है। लेकिन अब ये खेल फ्यूचर में नहीं चलने वाला, क्योंकि एस्ट्रा आ चुका है जो कि फ्रांस का एयर डिफेंस सिस्टम है और इसे पैट्रियट का काल माना जा रहा है, यानी कि अमेरिका की पूरी एयर डिफेंस इंडस्ट्री का काल। क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट के कंपैरिजन में 600 किलोमीटर से ज्यादा एयर डिफेंस यानी कि सुरक्षा देता है। वहीं 150 से 200 किलोमीटर तक ये तमाम डिफेंस टारगेटों को मार के गिरा सकता है। और अब इसका फ्रांस एक नया वेरिएंट भी ला चुका है जिसे एस्टर एनजी कहा जा रहा है, और बताया जा रहा है कि पैट्रियट के कंपेयर में ये कहीं ज्यादा गुना एक्यूरेट है और इससे बहुत ज्यादा एडवांस है। इसके अलावा ये उससे कहीं ज्यादा गुना फुर्तीला भी है, यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम में ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकता है। और इसी वजह से अब इसे एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि रूस के लिए क्योंकि यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा है रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें, जो कि सुपरफास्ट स्पीड से चलती हैं, और उन्हें मार के गिराने के लिए आपको एक ऐसा एयर डिफेंस चाहिए जो कि हद से ज्यादा क्विक हो। और यही कारण है कि एस्टर पहली चॉइस बन चुका है यूरोप के अंदर। और बताया जा रहा है कि इस एस्टर एनजी को लेकर बहुत सारे देश लिटरली लाइन लगाकर खड़े हैं फ्रांस के सामने। इतना ही नहीं, फ्रांस का जो FCSA प्रोग्राम है जिसके तहत वो एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने के ऊपर काम कर रहा है, उसे लेकर भी बहुत सारे देश फ्रांस के कांटेक्ट में हैं और वो लोग भी फ्रांस को ज्वाइन करना चाहते हैं इस स्टेल्थ लड़ाकू विमान प्रोग्राम को बनाने के लिए, ताकि भविष्य में यूरोप के देश अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर ना रहे। हालांकि इन सारे सिनेरियो को देखकर एक बात तय है कि जिस राह पर फ्रांस, यूरोप और अमेरिका चल रहे हैं, उससे फ्रांस एक बार फिर से उभरती हुई शक्ति बनते जा रहा है यूरोप के अंदर, और अमेरिका का सफाया हो रहा है पूरे यूरोप से धीरे धीरे करके। लेकिन इसके अंदर एक एंगल भारत का भी आ सकता है। एस्टर जब यूरोप को ऑफर किया जाएगा तो पूरी संभावना है कि ये भारत को भी ऑफर किया जाए, और उस समय भारत इस एस्टर को परचेज करेगा या नहीं करेगा ये तो आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। लेकिन इस पूरे एनालाइज पर आपका क्या मानना है, आपके ओपिनियन भी हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग वीडियोस। फिलहाल के लिए नमस्कार।